हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के झारखंड जीएस सीरीज में। झारखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने झारखंड की सभ्यता और संस्कृति तक कंप्लीट कर चुका है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा झारखंड के अधिनियम एवं कानून। इसके अंतर्गत हम लोग एसपीटी और सीएनटी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन से प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनके डिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे ताकि आपकी तैयारी स्ट्रांग हो सके। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। देखिए इससे कौन कौन से प्रश्न बने हैं अभी तक। एसआई में 2017 में क्वेश्चन पूछा है, छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ है 1908 में। कब पारित हुआ? 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को अस्तित्व में आया। यह अधिनियम संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों को छोड़कर, संथाल परगना प्रमंडल में जो 6 जिले हैं उसको छोड़कर संपूर्ण झारखंड में ये प्रभावी हुआ है। कौन? छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम। नेक्स्ट देखिए 7 to 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया, कब किया गया, ये डेट पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग ऊपर देखें 11 नवंबर 1908 को। ये प्रश्न का बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। 5th जेपीएससी पीटी 2013 में भी पूछा गया, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ। तो आपको पता है 1908। नेक्स्ट देखिए एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 में पूछा गया। फिर ये इस भी पूछा जाना है कब स्टार्ट हुआ, तो 1908 आंसर होगा। फिर पंचायत सेक्रेटरी 2018 और जेएसएससी लैब असिस्टेंट में पूछा गया है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया। तो आपका आंसर है वही 1908। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन अलग हुआ है, 5 तक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट है एसआईपीटी 2017 में पूछा है, सीएनटी एक्ट अधिनियम 1908 हेतु ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका ब्लू प्रिंट कौन तैयार किए थे। तो इसका नाम है जॉन एच हॉफमैन। क्या नाम है? जॉन एच हॉफमैन। देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना था। ये मुख्य उद्देश्य था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का जत्था तैयार किया गया था। इस सेटल में कुल 16 लाख रुपए खर्च हुए हैं ये छोटा नागपुर अधिनियम बनाने में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का जो सर्वे था, प्रथम वर्ष का सर्वे छोटा नागपुर अधिनियम पारित होने के पहले का जो प्रथम वर्ष का सर्वे था उसको ट्रवर्स सर्वे कहलाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि दूसरे वर्ष का सर्वे को क्या बोलते हैं? कडेस्ट्रल सर्वे। याद रखेंगे, प्रथम वर्ष का सर्वे ट्रवर्स सर्वे और दूसरा वर्ष का सर्वे जो है कडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में डॉक्टर डेविसन, फादर हॉफमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेप्री, ग्रिस्टर, ओलिफेंट, कर्नल ईही, डॉल्टन, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हर्स्ट, कमिश्नर स्लेक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, रीड तथा सिफ्टन, राखलदास आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम हैं जिनका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में योगदान रहा। नेक्स्ट देखिए एसआईपीटी 2017 में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सीएनटी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया। तो अभी हम लोग देख चुके हैं, जॉन एच हॉफमैन ने इनका तैयार किया। नेक्स्ट देखिए एसआईपीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है, सीएनटी एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या पूछा है। तो कितने अध्याय हैं? अध्याय इसमें 19 है और अगर धारा की बात करें तो 271 धाराएं हैं। कितने धाराएं हैं? 271 धाराएं। अध्याय है 9। देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में मुंडारी, खूंटकट्टी, भुंयहरी, कोड़कर आदि की जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया था। किसकी जमीन की रक्षा के लिए? तो मुंडारी हो गया, खूंटकट्टी हो गया, भुंयहरी हो गया, कोड़कर हो गया, ये सारी जमीनों की रक्षा करना था। सीएनटी एक्ट देखिए एक नज़र में दिया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। अध्याय जो 1 है उसमें क्या है? संक्षिप्त नाम और प्रसार है, जो धारा 1 से 3 तक है। अध्याय 2 में है काश्तकारों के वर्गों के बारे में जिक्र है, जो धारा 4 से 8 तक है। अध्याय 3 में भूधारक के बारे में है, जो धारा 9 से 15 तक है। अध्याय 4 में रैयत के बारे में जिक्र किया गया है, जो 16 से 36 तक है। अध्याय 5 में खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में जिक्र है, जो धारा क्या है? 37। अध्याय 6 में अनादिभोगी रैयत के बारे में जिक्र किया गया है, जो 38 से 42 तक है। अध्याय 7 में अध्याय 4 एवं 6 से छूट प्राप्त जो भूमियाँ हैं उसके बारे में जिक्र है। किसमें? तो अध्याय 7 में 4 और 6 में जो छूट प्राप्त भूमियाँ और धारा कितना है इसका? 43। अध्याय 8 की बात करें तो जोतों एवं भूधृतियों के पट्टे पर अंतरण के बारे में दिया गया है, 44 से 51। अध्याय 9 की बात करें तो लगान के बारे में साधारण उपबंध, लगान से संबंधित उपबंध दिए गए हैं अध्याय 9 में, जो कि धारा 52 से 63 है। अध्याय 9A की बात करें तो बंजर भूमि का बंदोबस्त से संबंधित कानून है, जो 63 का क और 63 का ख धारा में है। अध्याय 10 की बात करें तो भूस्वामी एवं काश्तकारी के लिए परिक्रमण उपबंध है, जो
64 से 75 धारा में है। अध्याय 11 की बात करें तो रूढ़ी और संविदा से संबंधित प्रावधान है जो 76 से 79 धारा के बीच में है। अध्याय 12 की बात करें तो अधिकार, अभिलेख और लगानों का निर्धारण है जो 80 से 100 धारा के बीच में है। अध्याय 13 की बात करें तो भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण अभिलेख है जो 101 से 117 धारा के बीच है। अध्याय 14 में भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख है, अध्याय 118 से 126 के बीच में। अध्याय 15 की बात करें तो अधिकार, अभिलेख तथा खूंट कट्टी अधिकार वाले रैयत, ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं हैं, 127 से 134 के बीच में। अध्याय 16 में उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है जो कि 135 से 229 धारा के बीच में है। अध्याय 17 की बात करें परिसीमा के बारे में जिक्र किया गया है जो कि 230 से 238 धारा के बीच में है। अध्याय 18 की बात करें तो मुंडारी खूंट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध दिए गए हैं जो 239 से 256 के बीच में है। और अध्याय 19 की बात करें तो अनुपूरक उपबंध है जो 257 से 271 के बीच में है। ये सारे अध्यायों को जो चैप्टर हैं वो याद होने चाहिए। काश्तकारों के बारे में किस में बोला गया और धारा तो खैर बहुत जटिल है, 1-2 बार आप रिविजन करते रहें और दिमाग में रखें। नेक्स्ट है SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया CNT एक्ट के अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई। देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया गया, किस अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है? तो किस में किया गया काश्तकार समाज पर चर्चा? तो सेकंड में। देख लीजिए एक बार आप, सेकंड जो चैप्टर था, देखिए काश्तकारों के वर्गों के बारे में चर्चा था, ये अध्याय सेकंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 2 में काश्तकारों के वर्गों की चर्चा की गई है। काश्तकारों का वर्ग इस अधिनियम के अंतर्गत काश्तकारों के 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन है? भूधारक अथवा उपभूधारक। भूस्वामी को ही भूधारक और उनके वंशजों को क्या बोला जाता है? तो उपभूधारक कहा जाता है। ये बताया गया काश्तकारों के वर्ग के बारे में। नेक्स्ट है रैयत है, दूसरा क्या है? रैयत। रैयत में 3 प्रकार हो गए। अधिभोगी रैयत, वैसे रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार है, उपयोग कर सकते हैं, वह अधिभोगी रैयत हो गए। दूसरा है अनाधिभोगी रैयत, ऐसे रैयत जिन्हें अपनी भूमि पर अधिभोग का अधिकार नहीं है। तीसरा है खूंट कट्टी रैयत, ऐसे रैयत जिन्हें खूंट कट्टी अधिकार प्राप्त हो उनको खूंट कट्टी रैयत बोलते हैं। रैयत का 3 भाग हो गया, एक हो गया अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खूंट कट्टी रैयत। फिर तीसरा जो इनका काश्तकारों का वर्गीकरण है उसमें है दर रैयत। ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर रैयत बोलते हैं। चौथा है मुंडारी खूंट कट्टीदार, जो मुंडाओं द्वारा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया हो उसको हम लोग मुंडारी खूंट कट्टीदार कहते हैं। तो ये जो काश्तकारों का वर्ग है, 4 प्रकार के वर्ग हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, इससे प्रश्न हमेशा बनते हैं। पहला हो गया भूधारक या उपभूधारक, दूसरा हो गया रैयत, तीसरा हो गया दर रैयत और चौथा हो गया मुंडारी खूंट कट्टीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 6 JPSC PT में पूछा गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो किस धारा के अंतर्गत ये प्रतिबंध लगाया गया है? तो 46। कौन सी धारा? धारा 46 के अंतर्गत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई। धारा 46 क्या है? देखिए उसके बारे में डिटेल। रैयतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को बंधक, विक्रय, दान, एग्रीमेंट अथवा हस्तांतरण किसी भी हद तक मान्य नहीं होगा, लेकिन ये जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग है, वो जो है ये क्या करते हैं? तो हस्तांतरण किसी भी हद तक मान्य नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ उपबंध दिए गए हैं। क्या है देखिए, क में बोला गया यदि अधिभोगी रैयत जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उपायुक्त की अनुमति से अपनी जोत के किसी भाग का विक्रय, दान या अंतरण उसी को कर सकता है जो अधिभोगी रैयत के स्थानीय थाना का निवासी हो एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। देखिए ये बनाया गया नियम कि अगर अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य है जो चाहता है कि किसी भाग को बेचे, दान करे या दूसरे को दे तो कर सकता है, लेकिन किसकी अनुमति चाहिए? उपायुक्त की अनुमति चाहिए। और जिसको दे रहा है वो स्थानीय थाना का निवासी हो और अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है ख, इसमें बोल रहा है यदि अधिभोगी रैयत अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य हो। ऊपर अनुसूचित जनजाति के बारे में जिक्र था, ये बोल रहा है अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य हो तो उपायुक्त की अनुमति से अपनी जोत या उसके किसी भाग को विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत या पट्टे पर किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा। यथा स्थिति अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य हो और उसी जिले का निवासी हो। उसी जिले का निवासी हो, ऊपर वाला में था स्थानीय थाना का निवासी हो, इसमें बोला गया है कि उसी जिले का निवासी हो तो उसको कर सकता है।
वो भी अनुसूचित जाति का और पिछड़े वर्ग का सदस्य होना चाहिए जिसको आप दान कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं। ग में बोला गया यदि कोई अधिभोगी रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण, बिक्री, वसीयत, दान के द्वारा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कोई उपक्रम को हस्तांतरित करता है तो कर सकता है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक को दे, केंद्र सरकार को दे, राज्य सरकार को दे तो कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट है घ में, यदि कोई भोगी रैयत सामान्य जाति का हो, सदस्य हो, तो वह किसी को भी बिक्री कर सकता है। ये बोला गया अगर आप सामान्य जाति के हैं तो आप किसी को भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो अनुसूचित जनजाति को देना है, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के हैं तो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को ही देना है। ये धारा 46 में बोला गया है। नेक्स्ट देखिए इसका 6 जेपीसी पीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। धारा 46 के तहत बेदखली के समय वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो कितना समय तक बेदखली का समय जो है कितना है, तो वो 12 वर्ष है। 12 वर्ष तक प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण जो है परिपूर्ण हो जाएगा। 12 वर्ष तक कब्जे में अगर है तो देखिए क्या बोलते हैं, धारा 46 के तहत बेदखली के समय, जो बेदखली का समय है वो 12 वर्ष है। इसके तहत क्या बोला गया, इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। धारा 46(4) का उपायुक्त स्वप्रेरणा से या किसी ऐसे अधिभोगी रैयत द्वारा जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, अंतरण का वातिलीकरण इस आधार पर कराने के लिए अंतरण उपधारा 1 को द्वितीय परंतु खंड क के उल्लंघन में किया गया है तो उपायुक्त ऐसे आवेदन के संबंध में नियम की से जांच करेगा, परंतु ऐसा कोई आवेदन उपायुक्त द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक अधिभोगी अभिधारी ने अपनी जोत या उसके किसी भाग के अंतरण की तारीख 12 वर्ष की समयावधि के भीतर उसे फाइल न कर दिया हो। मतलब अगर 12 वर्ष तक किसी और का कब्जा रह गया तो आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते। 12 वर्ष से पहले अगर आपका ज़मीन वगैरह है तो आप उससे पहले फाइल कर सकते हैं अपना हक के लिए। ये सारे प्रावधान किए गए हैं। थोड़ा इसके वर्ड भी जटिल हैं तो ध्यान से देखेंगे और डिटेल भी पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी देखते चलेंगे किसी और बुक से भी। ये हम लोग इस सारे प्रश्नों को देख रहे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 6 जेपीसी पीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे कानून द्वारा डाला गया। किस कानून द्वारा डाला गया, क्या बोल रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब गैर कानूनी रूप से किसी दूसरे को अंतरित कर दिया गया जमीन उसमें फिर से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, जो 1908 की धारा 71A है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे आंसर छुपे हुए हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसको किस कानून द्वारा डाला गया, ये क्वेश्चन पूछा है तो ये डाला गया है बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 के द्वारा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 द्वारा डाला गया। धारा 71A में क्या है, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति उपायुक्त में अंतर्निहित है, उपायुक्त इसमें इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को क्या है, तो एक कन्या है, कहते हैं कन्या खूंट कट्टीदार है को क्या बोलता है, तो पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार उपवर्जित है, कन्या को नहीं मिल सकता है पैतृक संपत्ति पर अधिकार। ये है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत खूंट कट्टीदार की महिला को पैतृक संपत्ति पर विरासत के अधिकार से बाहर रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूंयरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो भूंयरी रैयती की परिभाषा में किसको सम्मिलित किया गया है, तो भूत खेत को। भूत खेत क्या होता है, तो पाहन के लिए जमीन दिया जाता है झाड़ फूक करने के लिए। तो 1869 के अंतर्गत भूंयरी रैयती की परिभाषा किसमें सम्मिलित किया गया, भूत खेत को सम्मिलित किया गया भूंयरी रैयती में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूंयरी रैयती की परिभाषा को भूत खेत, डाली कटारी, पहनई या महतोई सब परिभाषित है। नेक्स्ट देखिए 7 to 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान
करती है? अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है तो कौन? धारा 40। देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21, सॉरी गलत हो गया, धारा 21 क्या है करेक्ट आंसर? धारा 21। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के बारे में प्रावधान करती है। क्या प्रावधान करती है? देखिए, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार, किसी रैयत को किसी भूमि पर अधिभोग का अधिकार हो तो वह उस भूमि का उपयोग स्थानीय रूढ़ी या प्रथा पर ध्यान दिए बिना कृषि कार्य कर सकता है। शर्त यह है कि भूमि का मूल्य कम नहीं हो, खेती के लिए अनुपयुक्त नहीं हो। मतलब वो जैसे चाहे अपना स्थानीय रूढ़ी के अनुसार, कोई जरूरी नहीं है उसको यूज करना, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि भूमि का मूल्य कम ना हो और खेती के लिए अनुपयुक्त ना हो। नेक्स्ट है 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो देने की शक्ति ये है राजस्व अधिकारी में। क्या है? सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश। धारा 119 जो है, धारा 119 भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति किसमें है? राजस्व अधिकारी में। नेक्स्ट है 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है, कोरकर भूमि को जाना जाता है तो कोरकर भूमि को क्या बोलते हैं हम लोग? ये याद रखेंगे, बावला, खनवत, जल शासन, अरियत, ये सारे बोलते हैं कोरकर भूमि को। कोरकर या कोरकर भूमि से तात्पर्य ऐसी बंजर या जंगली भूमि थी। एक ऐसी भूमि होती है बंजर होती है और जंगली भूमि होती है जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो, इसे बाभला, खनवत, जल शासन या अरियत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी वर्ग में नहीं है? तो अभी हम लोग देख लिए थे, ये भूधारक हैं, रैयत हैं, मुंडारी खुटकटीदार भी हैं, एक तो दर रैयत भी था। 3 है भूंयरी और खुटकटीदार नहीं है, मुंडारी खुटकटीदार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूंयरी खुटकटीदार काश्तकारी वर्ग में नहीं आते हैं। वह व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है काश्तकारी वर्ग का, तो ये पिछले भी हम लोग वीडियो पीछे देख लिए हैं, इसको काश्तकारी वर्ग का टाइप देख चुके हैं, तो उसी से क्वेश्चन है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो अथवा उसका लगान चुकाने का दायी हो काश्तकार कहलाता है। काश्तकारी वर्ग के अंतर्गत देखिए कौन आते हैं? भूधारक हो गए, रैयत आ गया, दर रैयत आ गया और मुंडारी खुटकटीदार को शामिल किया गया। काश्तकार को 4 वर्ग में बांटा गया था, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। कितने साल तक खेती नहीं की जा सकती है? तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती निरस्त हो जाएगी, तो है आंसर आपका करेक्ट 5 साल। अगर 5 साल खेती नहीं किया जाए तो बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती है उसको निरस्त किया जा सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 9 क में बंजर भूमि की बंदोबस्ती संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 63 ख के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर बंदोबस्त 5 वर्षों की अवधि तक खेती नहीं की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th to 13th जेपीएससी 2024 में पूछा है, किस प्रकार भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमों, अपीलों एवं आवेदन पत्रों पर लागू होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन दिए हैं, पूर्णतः लागू होते हैं, लागू होंगे जहां इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत ना हो, पूर्णतः लागू नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय परिसीमन अधिनियम के प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमे और अपीलों लागू होते हैं। कब लागू होंगे? जहां इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के से असंगत ना हो, वहीं पे लागू होंगे। भारतीय परिसीमन अधिनियम प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आने वाले सभी मुकदमे, अपीलों और आवेदन पत्रों पर लागू होते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि इसके प्रावधान छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से असंगत ना हो। नेक्स्ट है देखिए 11th to 13th जेपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 139 अथवा 139 का 2 के खंड 7 के अंतर्गत उपायुक्त द्वारा किसी मुकदमे में पारित आदेश के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? ये पूछ रहा है, कहाँ अपील आप कर सकते हैं? तो ये है न्यायिक आयुक्त अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष राशि के अनुसार, कितने पैसे का मैटर है उसके अनुसार आप कर सकते हैं, न्यायिक आयुक्त या उच्च न्यायालय के समक्ष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु कौन काश्तकारी नहीं आता है? तो है मुंडारी खुटकटीदार नहीं आता है। अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और दर रैयत तीनों आते हैं, लेकिन मुंडारी खुटकटीदार नहीं आते हैं। छोटा नागपुर
काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्दों को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार भूधृति से अभिप्रेत है भूधारक का हित, जिसके अंतर्गत उपभूधृति आते हैं। मुंडारी खूंटकटीदार काश्तकारी नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया है, क्या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया लागू होगी जब उपायुक्त के समक्ष मामला विचारण हो रहा हो? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जब उपायुक्त के समक्ष मामला विचारण हो रहा हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया आंशिक रूप से लागू होगा। या राज्य सरकार निश्चय करेगी कि यदि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत तो नहीं दिया गया हो, मतलब इसमें करेक्ट दो है कि बी आंशिक रूप से लागू होगा, या फिर राज्य निश्चय करेगा कि कोई प्रक्रिया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं दिया गया हो। तो ये इसके दो आंसर थे, इसलिए इसका कोई भी आंसर करेक्ट ना हो पाया। 11 to 13 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, धारा 17 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत बंदोबस्त रैयत वह है जिसने इस वर्षों तक अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित रैयत भूमि को लगातार धारित किया हो। तो ये कितने वर्ष था? 12 वर्ष। ये हम लोग अभी ऊपर देख चुके थे कि 12 वर्ष तक अगर किया है तो उसका मालिक समझा जाएगा, ऐसा है। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा, रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा? रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा? जब यह अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो तब लागू किया जा सकता है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 एक भूमि अधिकार कानून है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित झारखंड की आदिवासी आबादी को भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। सीएनटी अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 76 के अनुसार इस अधिनियम की कोई बात ऐसी किसी रूढ़ी प्रथा अथवा रूढ़िजन अधिकार को प्रभावित न करेगी जो उसके उपबंधों से असंगत ना हो, उसके नियमों से असंगत ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है? तो भूधारियों के वर्ग में कौन नहीं आता? भूधारक, दर रैयत, मुंडारी काश्तकारों का नियम पूछा है, जिसमें भुगता रैयत नहीं आता है। ये फिर से वही है, काश्तकारों का देखिए रैयत के मुख्य 3 प्रकार हैं, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगित रैयत, खूंटकटी रैयत, मुंडारी खूंटकटीदार। ये हम लोग सारा पढ़ चुके हैं काश्तकारों के वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेपीएससी बैकलॉग 2024 में निम्नलिखित में से कौन एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? तो हम लोग अभी देखे थे, बावला था, अरियत था, खंडवत भी था, उगलू धान नहीं था। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये ध्यान रखेंगे। ये सारे जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और एसपीटी जो संथाल परगना अधिनियम है, ये बहुत जटिल हैं, बहुत डिटेल पढ़ने का आवश्यकता है। हालांकि क्वेश्चन को देखने से एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 3 के अनुसार वह भूमि चाहे जिस किसी के नाम से स्थानीय रूप में ज्ञात हो, जैसे बाहवाला, खंडवा, जलशासन या अरियत, जिसे मुख्यतः धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया, जंगलों को साफ करके बनाया जाता था। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा काल कितना है? ये पूछा गया है। इसका सीमा काल है 3 वर्ष। उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा है 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है? तो लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है उपायुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा है, भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके में आता है? भूमि संबंधित सुधार बनाने की कानून, भूमि सुधार संबंधित कानून बनाने की शक्ति आता है राज्य सूची के अंतर्गत। आगे फिर हम लोग देखने वाले हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में। इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए एग्जाम में, ये हम लोग देखेंगे, साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। इससे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। बाकी आपकी तैयारी जो है और मजबूत तरीके से होनी चाहिए, ये चैप्टर में खासकर सीएनटी और एसपीटी में। अभी हम लोग देखने वाले हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 से संबंधित क्वेश्चन। देखिए जो अभी हम लोग सीएनटी और एसपीटी देखने वाले हैं, इसमें आपको ये एक लेके चलना है दिमाग में कि कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए एग्जाम में, आपको उससे एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि
आपके 1-2 प्रश्न जो हैं इससे बियॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भाष्य है। सीएनटी और एसपीटी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप ये ध्यान रख के चलें कि सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ, उपायुक्त को क्या-क्या पावर हैं, जो हम लोगों ने देखा अभी। सीएनटी एक्ट का ब्लूप्रिंट जो फादर हॉफमैन तैयार किए थे, ये आप याद रखें। फिर काश्तकार का वर्ग जो है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। धारा 46 जो है वो इम्पोर्टेंट है, धारा 71 भी हम लोगों ने देखा। तो इससे आपको एक आइडिया लेके आगे चलना है, ताकि आप जो आगे एग्जाम में जब फेस करने जाएँ तो आपको कुछ फ़ायदा हो सके। बाकी आपको डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल है। हालाँकि इससे आपको 2-3 प्रश्न जो है, 5 प्रश्न ऐसे जेपीएससी में आते हैं सीएनटी से, तो 2-3 प्रश्न आपके हो सकते हैं हल। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। 6 जेपीएससी पीटी में पूछा गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये डेट याद रखना कि कब ये पहले लागू हुआ है। तो 1949 में लागू हुआ है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत। खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, ये पूछा गया खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है, तो कहाँ ऐसा गांव है जहां कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो। इसका मतलब होता है कि खास गांव, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत खास गांव ऐसे गांव को बोला गया है मूल रैयत भी ना हो और कोई मुखिया भी ना हो। ऐसे गांव को खास गांव बोला गया। किसके अंतर्गत? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है जहां ना तो मूल रैयत हो, ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख या मुखिया हो। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन जो है 1937 में हुआ था। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखते चलेंगे। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन जो है 1937 में हुआ था। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है 1949 लागू हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? तो संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 के अकॉर्डिंग। यह अधिनियम 1949 में लागू किया गया। यह अधिनियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयत के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा हेतु बनाया गया। बिल्कुल ये भूमि स्वामियों और रैयतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अप्रैल 1949 से अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू है। झारखंड के सिर्फ संथाल परगना प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है। जो संथाल परगना के 6 जिले हैं वहीं पे लागू है। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो दुमका है, जामताड़ा है, गोड्डा है, पाकुड़ है, साहेबगंज है, देवघर में ये लागू है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो 1949 है, इसमें देखिए कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। सीएनटी में कितने अध्याय थे? तो 19 अध्याय थे और 271 धाराएं थी। आप ये याद रखेंगे। और यहाँ पे कितने हैं? 9 अध्याय है, 72 धाराएं हैं। नेक्स्ट देखिए 6 जेपीएससी पीटी 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है, मुखिया का पद कैसा होगा? हस्तांतरणीय होगा या अहस्तांतरणीय होगा? तो कैसा है? अहस्तांतरणीय है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 9, किस धारा के अंतर्गत? धारा 9 के तहत मुखिया ग्राम प्रधान का पद अहस्तांतरणीय, अर्थात ग्राम प्रधान के पद परिवर्तन का अधिकार नहीं है, मतलब दूसरे को नहीं दे सकता है। ये तो सिंपल सी बात है, जो मुखिया चुना गया वही रहेगा, अपना पद दूसरे को नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा बोला गया कि इसमें धारा 9 के अकॉर्डिंग। देखिए 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा है संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया हो वो मूल रैयत जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। किसी रूप में दर्ज नहीं है तो वो किस धारा के अंतर्गत बोला गया है? धारा 10 के अंतर्गत। धारा 9 के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़े मुखिया का पद अहस्तांतरणीय है, और ये धारा 10 के अंतर्गत बोला गया है कि जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं हो वो मूल रैयत जोत, मतलब निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। किसी रूप में ये जमीन दर्ज नहीं है तो जो उसको जोत रहा है वही उसी का माना जाएगा। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं है, किसी रूप में दर्ज नहीं है सरकारी रिकॉर्ड में, वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। 6 जेपीएससी पीटी में पूछा गया है 2016 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि को का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें 5 वर्षों तक खेती ना किया गया हो तो। ऐसा सीएनटी एक्ट में भी सेम ही था, 5 वर्ष ही था, ये याद रखेंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 किसके अंतर्गत? धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें 5 वर्षों तक कृषि न किया गया हो। धारा 33 क्या बोलता है देखिए, बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्षों के भीतर आबाद न किया जाए। ऐसी भूमि को उपायुक्त रीति से बंदोबस्त की गई हो और 5 वर्ष तक इसे आबाद नहीं किया गया तो उपायुक्त द्वारा बंदोबस्ती क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। ये किस पावर देखिए किसको है? सीएनटी और एसपीटी में भी मैक्सिमम पावर उपायुक्त को ही दिया गया है। ये सारे बातों को आप ध्यान में रख के आगे पढ़ेंगे। 6 जेपीएससी पीटी 2016 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपनी जोत
भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो क्या बोल रहा है कि एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत या भूमि को एसडीओ या मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। तो ऑप्शन ए थे, गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, मतलब कुछ दिनों तक वो गांव में नहीं है, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, या फिर रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। ये क्या कर सकता है, तो एसडीओ या मुखिया जी को अपना सूचना देकर कृषि हेतु न्यास में रख सकता है कि मतलब मेरे पास अभी गांव में अनुपस्थित हो, या हल चलाने लायक बैल नहीं हो, या विधवा हो, या नाबालिग हो, जिसके कारण वो अभी खेती नहीं कर पा रहा हो। ऐसा धारा किसमें बोला गया, 22। देखिए धारा 22 क्या है, न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है। धारा 20-21 के अंतर्गत रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, बीमारी या शारीरिक अक्षमता, हल बैल की क्षति, नाबालिग अथवा विधवा होने की स्थिति में अपनी जोत को अस्थायी रूप से किसी न्यास को मूल रैयत या भूस्वामी या अनुमंडलीय पदाधिकारी को सूचना देकर दे सकता है। न्यास मतलब किसी को भी, कोई जो एनजीओ, कोई भी संस्था वगैरह को वो ये सूचना देकर दे सकता है। बाद में रैयत स्वयं फिर अपने नहीं जोतता तो 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत छोड़ दिया समझा जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको 10 साल से अंदर उसको खुद से जोतना होगा, नहीं तो वो समझा जाएगा कि वो छोड़ दिया वो जमीन को। फिफ्थ जेपीएससी पीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ, ये आसान सा क्वेश्चन है, 1949 में लागू हुआ है। 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कानून पारित किया गया, जिसमें आदिवासियों के शोषण के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान की गई। यह अधिनियम बंगाल के साथ झारखंड की सीमा तथा संथाल परगना क्षेत्र में गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि की बिक्री पर रोक लगाता है। स्वतंत्रता के प्राप्त संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है, ये कानून का बात कर रहा है, संथाल परगना काश्तकारी कानून की बात किया है, तो कानून का आंसर हो जाएगा 1876, याद रखेंगे। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बात करें तो 1949, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये संथाल परगना काश्तकारी कानून जो है लागू किया गया था 1876 में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले, और ये जब अधिनियम लागू किया गया 1949 में। संथाल परगना प्रमंडल में काश्तकारी का पहला संहिताबद्ध कानून है ये। 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है, ये पूछा गया है। तो ये धारा कौन सी है, 20। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 20 रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है। धारा 20 में क्या बोला गया, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण विक्रय, दान, बंधक, विक्रय पत्र, पट्टा या इकरारनामा के द्वारा अपनी जोत का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर सकता है, लेकिन यदि अधिकार उल्लेख में इसका प्रावधान उल्लिखित है तभी ऐसा कर सकता है। विक्रय के द्वारा, दान के द्वारा, बंधक के द्वारा, जैसे भी कर सकता है, लेकिन जो नियम शर्तें हैं उसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। विनिमय के बारे में प्रावधान करती है कौन, धारा 23। देखिए, धारा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, तो आपको इंपॉर्टेंट जो धारा है वो ध्यान से देखना होगा, और बार बार हमेशा देख लीजिए, क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट नहीं हुए हैं, हर बार एक नया क्वेश्चन लेके आया गया है जेपीएससी के द्वारा। ये बेसिकली जेपीएससी में ही पूछा जाता है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जो हैं वो पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। धारा 23 क्या बोलता है, रैयती भूमि का विनिमय, जो रैयत अपनी भूमि को अदला बदली करने की इच्छा रखते हैं उपायुक्त की अनुमति से कर सकते हैं। विनिमय से संबंधित मतलब अदला बदली किसी को करना है तो किसका, देखिए इसमें भी उपायुक्त की शक्ति है। अगर ये पूछा जाए कि किसकी शक्ति से, किसकी अनुमति से, उपायुक्त की अनुमति से कर सकते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अदला बदली की जाने वाली भूमि एक ही गांव या आसपास के गांव में हो तथा भूमि का मूल्य समान होना चाहिए। तो ये रैयती भूमि का विनिमय से संबंधित मतलब अदला बदली संबंधित जो धारा है वो धारा 23 है। उपायुक्त की अनुमति से होगा, एक ही गांव में होना चाहिए या फिर आसपास के गांव में होना चाहिए, मूल्य भी उसका समान होना चाहिए। 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे क्या, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। ये बोला गया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर ही आवेदन देना है। नेक्स्ट देखिए, 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, तो किस धारा में किया गया है, धारा से संबंधित प्रश्न पूछा ये भी। तो धारा 60 में क्या किया गया है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 50 में पूर्ण विलोकन, धारा 60 होगा, धारा 60 में पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। धारा 60 क्या बोलता है, पुनर्निरीक्षण उपायुक्त के आदेश का पुनर्निरीक्षण आयुक्त के न्यायालय में किया जाता है। मतलब पूर्ण विलोकन मतलब अगर आप उपायुक्त के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसके पूर्ण विलोकन के लिए आयुक्त के न्यायालय में जाया जा सकता है, ये बोलता है धारा 60।
SIPT 2007 में पूछा, 2017 में पूछा, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम में बनाया गया था। ये बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1969 में। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1969 में पारित किया गया। यह अधिनियम अवैध भूमि के हस्तांतरण की रोकथाम व वैधीकरण हेतु बनाया गया था। इसके तहत एक विशेष कोर्ट की स्थापना की गई तथा आदिवासी जमीन के हस्तांतरण एवं विक्रय के संबंध में उपायुक्त को विशेष शक्तियां दी गई। किसको शक्ति दी गई? उपायुक्त को, आदिवासी जमीन के हस्तांतरण और विक्रय से संबंधित। इसके तहत उपायुक्त की अनुमति के बिना एक आदिवासी द्वारा दूसरे आदिवासी भूमि का हस्तांतरण विक्रय नहीं किया जा सकता था। ये बना था बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1969 के अकॉर्डिंग। फिर देखिए 11 to 13 JPSC 2024 में पूछा है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में यह कहा गया कि रैयत को अधिकार है कि वह अपनी जमीन पर भवन बना सकता है? ऐसा किस धारा में बोला गया है? तो धारा 18 में बोला गया है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के धारा 18 भवन निर्माण संबंधित है। इस धारा के अनुसार रैयत स्वयं या अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताएं हेतु कृषि प्रयोजन के लिए अपनी जोत पर कच्चे या पक्के भवन बना सकता है। अपने घर पे, अपने जमीन पे भवन बना सकता है, ऐसा बोला गया धारा 18 में संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत। 11 to 13 JPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? खाली जोत से क्या तात्पर्य है? तो परित्यक्त जोत, छोड़ा हुआ जोत, जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो, यह भी खाली जोत के अंतर्गत ही आएगा। जोत जिसका उपयोग चारागाह के रूप में होता है, ये नहीं, तो क्या हो गया? परित्यक्त जोत, छोड़ा हुआ जोत, या जोत जिसका रैयत जो है बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया, ये दोनों क्या होंगे? खाली जोत होंगे। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत होल्डिंग से तात्पर्य परित्यक्त जोत अथवा ऐसी जोत से है जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया हो। नेक्स्ट देखिए 11 to 13 JPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग तथा बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं? एक चारागाह भूखंड का प्रयोग बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है, तो उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकता है? नहीं, चारागाह जो है उसका बंदोबस्त खेती हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो ग्राम प्रधान की अनुमति से, ऐसा नहीं थी। क्या है? इसका कभी नहीं किया जा सकता। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की धारा 38 में चारागाह भूमि की रक्षा और निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन है। किस धारा में है चारागाह भूमि की रक्षा और निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन? तो धारा 38 में है। इसके अनुसार गांव में अगर कोई भूमि चारागाह या गोचर भूमि के रूप में अभिलेखांकित है तो इसे किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोजन में नहीं लाया जा सकता। अगर किसी ग्राम में कुल गोचर या चारागाह भूमि गांव के कुल रकबा का 5% से कम हो तो उपायुक्त, जमींदार, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत या रैयत की सहमति से गांव की बंजर भूमि या खाली भूमि को चारागाह हेतु छोड़ सकता है। चारागाह अगर 5% से कम हो तो उपायुक्त उसमें यह हस्तक्षेप कर सकता है कि जो बंजर भूमि वगैरह है उसको चारागाह हेतु छोड़ सकता है, लेकिन उसमें सहमति होगी जमींदार की, ग्राम प्रमुख की या मूल रैयत की। लेकिन चारागाह भूमि का आप खेती के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बोला गया धारा 38 के अकॉर्डिंग चारागाह भूमि का रक्षा और निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 11 to 13 JPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में है? किस धारा में है? तो धारा 67 में है ऐसा दंड का प्रावधान। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत धारा 67 में दंड का प्रावधान वर्णित है। इसके अनुसार इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन भूस्वामी या अपने कार्यों को संपादित करने में असफल, जैसे सिंचाई, पथ आदि का निर्माण और रैयत द्वारा चारागाह का अतिक्रमण आदि कार्यों के लिए 200 रुपये जुर्माना तथा अपराधी जारी रखने की दशा में ₹5 प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना का भुगतान करना होगा। ऐसा है दंड का प्रावधान किया गया धारा 67 के अंतर्गत। अगर आप क्या करते हैं तो जैसे चारागाह का अतिक्रमण करते हैं, रैयतों द्वारा चारागाह का अतिक्रमण वगैरह किया जाता है तो ये आपको दंड लगाया जाएगा 200 रुपये जुर्माना, और अगर अपराध जारी रखा जाता है तो 5 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 11 to 13 JPSC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनियम से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये धारा 23 हम लोग पहले पढ़ चुके थे, विनिमय संबंधित था। तो यही फायदा है कि आपको प्रश्न अगर रिपीट होंगे तो आपको फायदा होगा। ये आप लोग इंपॉर्टेंट धारा जो है सारा देख के चलेंगे। ये हम लोग पढ़ चुके थे। रैयत भूमि का अदला बदली सेम गाँव में होना चाहिए, सेम मूल्य होना चाहिए, ये हम लोग धारा 23 ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत वर्ग में नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो निवासी जमाबंदी रैयत आएगा, गैर निवासी जमाबंदी रैयत भी आएगा, नए रैयत भी आएंगे। एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो, ये जो है रैयत वर्ग में नहीं आता है। कैसा रैयत? एक ऐसा रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो, वो नहीं आएगा। निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत, ये सारे जो है रैयत वर्ग में आते हैं। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की धारा 12 में, देखिए किस धारा में, धारा 12 में किसका उल्लेख है? तो रैयत वर्ग के वर्णन है। ये याद रखेंगे किस धारा में? धारा 12 में है। इस अधिनियम के अनुसार रैयतों के 3 वर्ग होते हैं। कौन होते हैं? निवासी जमाबंदी रैयत। इसका अभिप्राय उन जमाबंदी रैयतों से है जो गांव में रहते हैं या उनका पारिवारिक आवास जो है अभी लिखित गांव में है, वो हो गया निवासी जमाबंदी रैयत। दूसरा हो गया गैर निवासी जमाबंदी रैयत। इसका अभिप्राय उन जमाबंदी रैयतों से है जो अभिलिखित गांव में नहीं रहते हैं। तीसरा हो गया नए रैयत, वह व्यक्ति जिनका नाम नए रैयत के रूप में अभिलिखित है। तो ये 3 तरह के रैयत होते हैं और रैयतों के वर्गों का वर्गीकरण धारा 22 में दिया गया है, धारा 12 में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा? तो आवेदन दाखिल करना है आपको 2 साल के अंतर्गत। किसके? रैयत के बेदखली के लिए जो आवेदन दाखिल किया जाएगा वो 2 साल के अंदर। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की धारा 14 के अनुसार किसी भी रैयत को उपायुक्त के आदेश के बिना जमींदार भूमि से बेदखल नहीं कर सकता। जमींदार जो है भूमि से बेदखल नहीं कर सकता जब तक उपायुक्त का आदेश प्राप्त न हो। इस धारा के अनुसार रैयत के बेदखली के लिए 2 साल के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जेपीएससी बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लेखित नहीं हो, लेकिन दान दिया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं कि आप हस्तांतरण भूमि का नहीं कर सकते, किसके अकॉर्डिंग, किसके खिलाफ जाके? संथाल परगना भूधारण अधिनियम के खिलाफ जाके आप हस्तांतरण नहीं कर सकते। उसमें जो उल्लेखित है नियम, उसी के अकॉर्डिंग आप हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन दान दिया जा सकता है। दान आप दे सकते हैं। किसको दान दे सकते हैं? बहन एवं पुत्री को दे सकते हैं, लेकिन उपायुक्त के अनुमति से। किसके अनुमति से? उपायुक्त की अनुमति से आप दे सकते हैं। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की धारा 20 में रैयत के अधिकारों का हस्तांतरण संबंधी प्रावधान का वर्णन है। इस धारा की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। क्या है? कोई भी रैयत अपने जोत या जोत खंड का विक्रय, दान, बंधक, वसीयत या पट्टा से जुड़ा अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता अगर हस्तांतरण का अधिकार उल्लेख खेवट खतियान में ना हो तो वो नहीं कर सकता हस्तांतरण। नेक्स्ट है, कोई भी रैयत उपायुक्त के पूर्व अनुमति लेकर अपने अनुमंडल के भीतर 1 वर्ष के लिए पट्टा पर भूमि दे सकता है। 1 वर्ष के लिए लीज पर भूमि दे सकता है, लेकिन उपायुक्त की अनुमति लेकर। तीसरा है संथाली विधान के अनुसार अगर कोई रैयत अपनी बहन या पुत्री को जोत खंड दान देता है तो उपायुक्त की पूर्व अनुमति से रैयत दान स्वीकार कर सकता है। इसमें क्या चाहिए? इसमें भी उपायुक्त की अनुमति चाहिए आपको। नेक्स्ट है, आदिवासी रैयत उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से अपनी जमीन का आधा हिस्सा अपनी विधवा माँ या संभावित विधवा पत्नी के जीवन निर्वाह हेतु अपनी जमीन दे सकता है। यह है, इसमें भी उपायुक्त का अनुमति चाहिए। उपायुक्त का पावर जो है CNT और SPT में काफ़ी खास है। नेक्स्ट है 5वां, किसी आदिवासी रैयत की भूमि या उसका भूखंड का हस्तांतरण सिर्फ उसी अनुमंडल, परगना या तालुक में रहने वाले आदिवासी कृषक रैयत को हस्तांतरित कर सकता है। यदि कोई हस्तांतरण मान्य नहीं होगा, परंतु अन्य कोई हस्तांतरण जो है मान्य नहीं होगा, अगर आपको हस्तांतरण भी करना है तो कैसे? उसी अनुमंडल या परगना या तालुक रखने वाले आदिवासी कृषक रैयत को उसी अनुमंडल से संबंधित हो, उसी को आप दे सकते हैं, हस्तांतरण कर सकते हैं। परंतु आदिवासी रैयत को यह अधिकार होगा कि वह अपनी जोत या किसी भूभाग का हिस्सा अपनी गर्दी जमाई या घर जमाई को हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन ये भी है कि अगर घर जमाई है उसका कोई तो उसको वो दे सकता है। देखिए उपधारा 1 या उपधारा 2 के अलावा किसी भी अन्य तरीके से किया गया भूमि का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा, न ही इस संदर्भ में किसी प्रकार के दीवानी फौजदारी आदेश कोर्ट द्वारा जारी किए जाएंगे। न्यायालय या कोई अधिकारी सिर्फ उस भूमि के ऊपर डिग्री आदेश जारी कर सकते हैं जिस भूमि का हस्तांतरण का अधिकार खेवट या खतियान में दर्ज हो, सिर्फ उसी में अपना जो है आदेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उपरोक्त विधि का उल्लंघन किए हुए अगर किसी रैयत का जमीन का हस्तांतरण हुआ है तो इस संदर्भ में उपायुक्त को सूचना मिलने पर उपायुक्त
क्रेता पक्ष को जमीन से हटा सकता है और रैयत को भूमि वापस दिला सकता है। ये सारे प्रावधान हैं संथाल परगना अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है जेपीएससी बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम के धारा 17 के अनुसार रैयत अपने निजी जोत में महुआ वृक्ष को काट सकता है। बिल्कुल वो काट सकता है, लेकिन उसके लिए अनुमति चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से वो काट सकता है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की धारा किसके अकॉर्डिंग 17 के अनुसार रैयत को अपने निजी जोत में वृक्ष लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में देखिए क्या क्या प्रावधान है। प्रत्येक रैयत को अपनी जोत के किसी भूखंड पर वृक्ष, उद्यान, बांस लगाने का अधिकार है। साथ ही वह इसे काट सकता है एवं उपयोग भी कर सकता है। रैयत द्वारा विकसित किए गए वृक्ष, बांस में लगे फल या फूल जैसे उत्पाद का उपयोग कर सकता है। तीसरा है रैयत द्वारा विकसित किए गए वृक्ष पर किसान बिना कोई शुल्क भुगतान किए रेशम कीट पालन, लाह उत्पादन जो उसको करना है कर सकता है। अगर रैयत अपने भूजत पर महुआ का वृक्ष लगाए तो अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं काट सकता। आप लगा सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते, उसमें अनुमंडल पदाधिकारी का आपको अनुमति चाहिए। जेपीएससी बैकलॉग 2024 में क्वेश्चन पूछा है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम समस्त संथाल परगना में लागू होगा। क्या किसी भाग से इस अधिनियम को वापस लिया जा सकता है? तो अधिनियम को वापस ले सकते हैं, तो ये राज्य सरकार द्वारा ही वापस लिया जा सकता है। ये हम लोग देख लिए। अब देखिए विविध अधिनियम और कानून है, इससे भी 2 प्रश्न आपके आएंगे। 12 प्रश्न टोटल हो सीएनटी, एसपीटी और अधिनियम कानून वगैरह से आते हैं तो जेपीएससी में, तो उसके लिए आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया जरूर मिलेगा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए विविध अधिनियम और कानून से क्वेश्चन आईआरबी 2017 में क्या पूछा है। जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्रियों या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया? तो किस अधिनियम का विरोध किया गया? ब्रिटिश कंपनी जो थे जंगलों से सामग्री या उप उत्पाद जो थे जो आदिवासी लोग लाते थे उसके लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो किस अधिनियम का विरोध किए थे लोग? तो इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1878 का विरोध किया गया था आदिवासियों के द्वारा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 वनों पर नियंत्रण स्थापित करने की सरकार की नीति का विस्तार था। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य आरक्षित वन में स्थानीय अधिकारों को हटाना, उन्हें विशेष रूप से सरकारी भंडार के रूप में रखना था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि संप्रभुता हासिल कर ली, जिसमें परिभाषित वन भी शामिल थे। इस अधिनियम ने प्रशासन को आरक्षित और संरक्षित वनों का सीमांकन करने में भी सक्षम बनाया। संरक्षित वनों के मामले में स्थानीय लोगों के अधिकारों को वापस ले लिया गया था, जबकि कुछ विशेषाधिकार जो सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को दिए गए जिन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता था। इस अधिनियम ने वनों को 3 श्रेणी, कौन कौन श्रेणी बन गया? आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वनों में वर्गीकृत किया। इसने वनवासियों द्वारा वनभोज संग्रहण के लिए विनियमित करने का प्रयास किया। इस नीति में वनों पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपराध और कारावास तथा जुर्माने के रूप में कुछ गतिविधियां लागू की गई। इस अधिनियम का आदिवासियों द्वारा विरोध किया गया था। तो कौन था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1878 था, तो उसका विरोध किया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। वन उत्पाद वगैरह में के मतलब जो यूज कर रहे थे आदिवासी लोग, उसके में प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट देखिए डीवाई कलेक्टर 2013 में क्वेश्चन पूछा, यूल रूल 1856 के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू किए गए? ये पूछा यूल रूल कहाँ लागू हुआ? तो संथाल परगना में। संथाल परगना 1855 के परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था, ये हम लोग जान रहे हैं। 1855 में अधिनियम संख्या 37 के द्वारा भागलपुर एवं वीरभूम जिले के कुछ भाग जो संथाल विद्रोह से प्रभावित थे को मिलाकर संथाल परगना नामक नया जिला का सृजन किया गया 1855 में। और इस अधिनियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संथाल परगना अधिनियम 1855 कर दिया गया। संथाल परगना के वैधानिक इतिहास की शुरुआत संथाल पुलिस रूल 1856 से होती है। 29 दिसंबर 1856 को संथाल पुलिस नियमावली 1856 बनाया गया। इस नियमावली को भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जो थे जॉर्ज यूल ने बनाया था। कौन थे? भागलपुर के तत्कालीन कमिश्नर जो थे जॉर्ज यूल बनाया था पुलिस नियमावली 1856। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूल रूल भी बोला जाता है। कहाँ लागू हुआ? ये संथाल परगना में। यूल रूल संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछे, कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो ये है ब्लू लोटस, एक मिनट, सेव्ड मंकी प्रशासन। क्या होगा? सेव्ड मंकी प्रशासन जो है वो क्या होता है? तो भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट देखिए 5th जेपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? ये पूछा गया है। तो छोटानागपुर का जो क्षेत्र था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 ईस्वी के समय आया था।
1765 ईस्वी के अंतर्गत, याद रखेंगे। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि के माध्यम से क्या हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। इलाहाबाद संधि कब हुई, 1765 में। इसमें क्या हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई, और इसी के अंतर्गत जो है तब छोटा नागपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया, क्योंकि बिहार, बंगाल और उड़ीसा उसी में, जो अभी हम लोग का झारखंड है वो बिहार का ही पार्ट था, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में 1765 ईस्वी में इसका अधिकार हो गया। अर्थात छोटा नागपुर 1765 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। ये प्रश्न पूछा गया था। 6 जेपीसीपीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा है, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना गया है? तो किसको माना गया है ये? तो ये माना गया है भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना अधिनियम, ये याद रखेंगे 2013 में। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी दर्ज हो उसको। जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता। पट्टा अधिकार का मालिक उपरोक्त सभी को जो है भूमि अधिकार, उपरोक्त सभी को क्या भूमि का स्वामी माना गया है। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 कहता है ऐसे व्यक्ति को भूमि का स्वामी माना गया जिनका नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हो, वह व्यक्ति जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकार प्राप्त हो, तथा वह व्यक्ति जिसे पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त हो। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कुछ मतलब आदिवासी लोगों को जो जंगल पर ही डिपेंडेंट थे, वन उत्पाद वगैरह यूज करने का उनको अधिकार मिला था। नेक्स्ट देखिए 5th जेपीसीपीटी 2013 में पूछा गया, झारखंड में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो विल्किंसन कानून लागू हुआ है आपका 1837 में। कहाँ पे? कोल्हान क्षेत्र में लगातार हो रहे विद्रोहों के मूल समाधान करने हेतु विल्किंसन रूल बनाया गया था। यह रूल 1832 में हुए कोल विद्रोह का परिणाम था। इसके तहत कुल 31 नियम बनाए गए थे, और छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून जो है 1837 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट है 7th to 10th जेपीसीपीटी 2021 में पूछा, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा। तो कितना? भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा, 1 महीने के किराया से, मतलब किसी तरह का भी जो है भवन के किराए का अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा क्या? सलामी शुल्क या इस तरह का कोई राशि। झारखंड भवन पट्टा किराया बेदखली नियंत्रण अधिनियम 2011 में क्या बोला गया? झारखंड राज्य में इमारतों को किराए पर देने और उनके किरायों को विनियमित करने और वहां से किराएदारों की अनुचित बेदखली को रोकने के लिए अधिनियम है। ठीक है, इस अधिनियम के में 1 महीने से अधिक के किराए का प्रीमियम, सलामी, जुर्माना या अग्रिम दावा शामिल है। यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके तहत किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भवन की किराएदारी के अनुदान, नवीकरण, निरंतरता, किसी भी प्रीमियम, सलामी, जुर्माना या किराए का भुगतान के अलावा किसी अन्य राशि के भुगतान पर दावा करना, प्राप्त या करना वैध नहीं होगा। ऐसी इमारत को 1 महीने के किराए के अधिक किसी भी राशि का अग्रिम किराए के रूप में भुगतान नहीं किया जा सकता। ये जुर्माना या सलामी जो भी है ये सारा चीज़ बैन किया है 2011 में जो कानून आया। 6 जेपीसीपीटी 2016 में पूछा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना अधिनियम 2023 के तहत है? तो 70%। क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान, कितने परसेंट लोग स्वेच्छा से ये बोले कि हाँ यहाँ पे आप इस्टेब्लिश कर सकते हो कोई कंपनी वगैरह जो भी अपना जमीन देने के लिए, तो ये 70% लोग। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के मामले में 70% भूमि मालिकों की और निजी संस्थानों के मामले में 80% भूमि मालिकों की सहमति की जरूरत है। सरकारी परियोजनाओं के लिए किसी सहमति की जरूरत नहीं है। सरकारी परियोजना के लिए सहमति नहीं चाहिए, लेकिन पीपीपी मोड में अगर आप काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, तो 70% लोगों का क्या चाहिए? तो उसमें अनुमति चाहिए। इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार की परियोजनाओं के लिए भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं। इसमें 5 परियोजनाओं को अलग रखा गया, जैसे रक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण मूलभूत सुविधाएं अगर है, सस्ते आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शामिल है, जहां भूमि की मालिक क्या है? सरकार है। तो ऐसे में मूलभूत सुविधाएं में लोगों की अनुमति मान्य नहीं है, लेकिन अगर ये सारे काम को छोड़कर अन्य कामों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तो 70% भूमि मालिकों की अनुमति अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई 2023 में झारखंड सरकार ने को लागू करके राज्य में आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किया। तो क्या अधिनियम लागू किया है जुलाई 2023 में? पेशा अधिनियम।
देखिए, पेशा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट अधिनियम जो कब 2023 में लागू हुआ, झारखंड सरकार ने सभी आपत्तियों व सुझावों पर तर्कसंगत फैसला करते हुए पेशा अधिनियम 2022 को अंतिम रूप दिया। पेशा अधिनियम में ग्राम सभाओं को शक्तिशाली और अधिकार संपन्न बनाने का प्रावधान किया गया। इसके तहत ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता मानकी मुंडा आदि पारंपरिक प्रधान ही करेंगे। ये किया गया है पेशा अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो ये झारखंड के अधिनियम और कानून हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है उसको हम लोग डिटेल से देख रहे थे, उसका डिस्क्रिप्शन देख रहे थे। हालांकि ये बहुत काफ़ी नहीं बोला जा सकता है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अन्य टॉपिक को जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो संभावना बहुत ज़्यादा है आने की, लेकिन इसमें आपको एक आइडिया पता चला और इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी करनी है ताकि आपकी परीक्षा अच्छी हो सके, परीक्षा की तैयारी बेस्ट हो सके। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपकी जानकारी के लायक लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।